friends, welcome to your own channel साथ। This is the season of annual reports. This is the time कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपना annual report publish करती हैं and annual reports are really a great source to learn about the stock. तो चैनल पे एक कमेंट आया था how do you analyze companies? तो I thought that मैं एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे मैं annual report को कैसे देखता हूँ किसी कंपनी की, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा so that you get to know कि annual report में क्या देखना होता है। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी की annual report डिस्कस करने वाला हूँ वो है अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो आज से कुछ 6-7 महीने पहले बना रखा है। यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन टू द एनुअल रिपोर्ट 2021। सो एनुअल रिपोर्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसका टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट ओवरव्यू है जहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा हुआ है, कंपनी के प्लांट्स कहाँ पे हैं, कंपनी को रन कौन करता है और कंपनी की जो एप्लीकेशंस है एनवायरमेंट टुवर्ड्स एनवायरमेंट, दोज थिंग्स आर कैप्चर्ड हियर। और साथ ही एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ पे रहता है। देन द सेकंड पार्ट इज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ एनी एनुअल रिपोर्ट। After you are done with statutory reports, other important portion is financial statement. Financial statement दो तरीके के होते हैं। One is standalone, जहाँ पे कंपनी standalone बेसिस पे यानी सिर्फ कंपनी की जो financials है वो डिस्कस की जाती है। And second portion is consolidated. Consolidated यानी कि उस कंपनी की उसकी सब्सिडरीज के साथ जो को मिलाने के बाद जो नंबर्स होते हैं वो वहाँ पे ऐड करके डिस्प्ले किए जाते हैं। दोनों की बैलेंस शीट में एक दो लाइन आइटम का अंतर होता है, दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी थोड़ा अंतर आ जाता है बिकॉज कंसोलिडेटेड में कंपनी जो है एक बिजनेस लाइन के अलावा भी दो तीन बिजनेस लाइन में इन्वेस्टेड हो सकती है, वहां पे उनका ऑपरेशन हो सकता है। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिफरेबल टू सी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स दोनों में होते हैं, उस पे भी एक एनालिस्ट को जरूर ध्यान रखना चाहिए बिकॉज दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे यू हैव टू बी रियली केयरफुल। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है और इसके वीडियो आपको अच्छे लगते तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा चैनल लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज अपना नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन। तो जो व्यक्ति इस कंपनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता उसके लिए ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई विल ट्रीट यू एज अ फ्रेशर। तो लेट्स सी अल्केम की कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन सेगमेंट में क्या है। फर्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। व्हेन वी सी अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देन हमें इसमें ये ध्यान रखना होता है कि क्या ये बोर्ड जो है वो प्रोफेशनली मैनेज्ड है या नहीं एंड क्या इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है या नहीं। तो ये जानने के लिए हमें बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान से देखना होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं। कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के प्रमोटर के साइड के होते हैं या कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहते हैं। एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में रहते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब कि एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व, यानी कि कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैव अ रोल टू प्ले, जबकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स विल ओनली कम इनटू पिक्चर जब बोर्ड मीटिंग हो रही है, बोर्ड और बोर्ड से रिलेटेड मैटर डिस्कस हो रहे हैं, कंपनी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, कंपनी को नया बिजनेस एक्सपैंड करना है, कंपनी को बोरो करना है। ऑल दोज डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय अ कंप्लीट बोर्ड जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैव अ से। सो ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो तो दैट शोज दैट दिस इज अ प्रोफेशनली रन board. You can see there are 12 board members. So यहाँ पे भी constitution wise 50-50 है. That parameter is ticked off. Board constitution looks okay. एक और important चीज यहाँ देखनी होती है कि auditors कौन है, because ultimately हम लोग numbers पे के basis पे बहुत सारे call लेते हैं and अगर auditors is not so reputed और उसकी market में अच्छी reputation नहीं है तो वैसे auditor के numbers पे भी trust करना, अपने investment डिसीजन को बेस करना वुड नॉट बी वेरी लॉजिकल थिंग टू डू। तो यहाँ पे BSR एंड कंपनी जो है वो इनके ऑडिटर है। फॉर दिस इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द बिग फोर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ सब्सिडियरी ऑफ अर्न्स एंड यंग्स, इट्स अ पार्ट ऑफ अर्न्स एंड यंग। तो एक टॉप बिग फोर ऑडिटर है, दैट इज वेरी गुड टू सी दैट दिस कंपनी इज ऑडिटेड बाय अ बिग फोर, क्योंकि बिग फोर में एक ट्रस्ट नेचुरली थोड़ा सा ज्यादा होता है अगेंस्ट एन अननोन नेम chartered accountants. Now let's look at the bankers. So company अपने bankers के बारे में बताती है because bankers are also stakeholders in the business of this company. So it's led by SBI Bank, HDFC Bank, Citibank. So all the private banks are there
government banks are also there. So it's a good mix. They are not borrowing much from an NBFC because NBFC का नाम नहीं है except LIC Housing Finance. So it shows that कि company की borrowing rate should be very fine because they have access to all the marquee name in the market, including कुछ foreign banks भी यहाँ पे हैं जैसे Bank of Tokyo, Barclay Bank and Mizuho Bank. So it means that company has something to do overseas, and that is very right because Alkem का business हम देखेंगे कि कितना overseas dependent है. That's why this banker list includes certain MNC banks as well. Now, where the company is based out of, this company is based out of Maharashtra, Mumbai. Now, the things which you should look at comes into the picture, and that is plant location. So there are 16 plant location of these companies. उनकी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इंडिया में हैं और बहुत सारे इंडिया के बाहर भी हैं बिकॉज यू कैन सी सम यूएसए एंट्रीज एज वेल. तो ये मैं एक पिक्टोरियल मैप भी आगे है उस पर डिस्कस करेंगे कहाँ पे इनके प्लांट्स लोकेटेड हैं. फिलहाल इनके R&D सेंटर्स देखते हैं विच आर 6 in numbers, which shows that company is serious about R&D, and that is a good thing to have in pharma. So let's go to the vision part of the company. Vision इनका है कि to achieve value driven leadership in the business in the Indian healthcare industry. They are focused on value driven leadership, यानी they want to be a market leader जहाँ पे वो they are contributing to the value drive कर रही हो ऐसे leadership को, ऐसी leadership position वो maintain करना चाहते हैं, which is a very fair vision to have. इस segment को देखने से हमें ये पता चलता है कि कंपनी की कोर यूएसपी क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे पता चल जाता है. तो द कंपनी सेज दैट दे आर इनटू हाई क्वालिटी ब्रांडेड जेनरिक्स, जेनरिक ड्रग, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स. तो यहाँ पे हमें 4-5 टर्म्स मिलते हैं. हाई क्वालिटी इज एन एडजेक्टिव, वी कैन इग्नोर दैट, बट ब्रांडेड जेनरिक्स यानी कि ऐसे जेनरिक्स यानी ऑफ पेटेंट ड्रग्स जो कि ब्रांडेड हो. So this sounds like an anomaly, it sounds like an oxymoron, but that is a truth in the market. जैसे कि आप ब्रूफेन की बात करें तो ब्रूफेन for example is basically a branded generics because ibuprofen is the salt, but ibuprofen के नाम से हम नहीं जानते, हम ब्रूफेन जानते हैं because ब्रूफेन is the brand. So ब्रूफेन becomes a branded generics because ibuprofen is an off patented generics, उस पे हमने ब्रूफेन ब्रांडिंग करती है. So that is an example of Brufen, which is an MNC company, but मैं यहाँ पे for your understanding मैंने Brufen का example लिया. वैसे ही इस कंपनी के पास भी बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स हैं. We'll talk about it. Next is generic drugs, यानी जिसमें कोई ब्रांडिंग पावर नहीं है, बस सॉल्ट के नाम पे वो बिक रहा हो, जिनमें अपना ब्रांडिंग पावर नहीं है, वैसे ड्रग्स भी ये बनाते हैं which are low margin. Branded generics are still high margin in Indian market, and active pharmaceutical ingredients यानी API, यानी ये company kind of backward integrated है, it shows. और API is a thing to have nowadays because API में एक theme चला हुआ है that market में people are valuing API companies to the roof because China से अभी demand India की तरफ shift हो रही है. APIs company shifting their base to India. So Indian API is an attractive play, and the Alkem have it. So that is interesting. And the fourth leg is nutraceuticals, यानी कि ऐसे medicines जो कि nutrition provide करते हैं, तो ऐसे medicine भी ये बनाती हैं. They have over 800 brands, which is commendable because every brand carries a value. Although ये brands छोटे छोटे size के होंगे in terms of if we compare it with FMCG, where एक brand ही 1000 करोड़ का होता है, वैसा ब्रांड यहाँ पे नहीं है, बट these are small few crores brand out there. कंपनी का विजन कह रहा है कि it ranks among top 10 pharmaceutical companies in India. The company has set up 20 state-of-the-art manufacturing facilities and 6 R&D center. We will see about it. Then this is that the United States is its key overseas market. So हमें ये भी पता चल गया कि domestic तो है ही, and the second market is United States. Next line is very interesting. R&D efforts are directed towards bringing affordable, high-quality products. तो ये यहाँ पे vision आपके दिमाग में ingrain हो रहा है that they are value-driven. That's why they want to focus on affordability of the drug. High quality product is what they want to make. Now they are talking about their strength, and उनका core engine जो है वो है एक robust pan India sales and distribution network.
They are invested in brand building and marketing and built a large and talented workforce to scale up growth. So this is the core engine I'm talking about. Alkem में इनका जो distribution network है, that is super powerful. If you happen to talk to a doctor, then you would understand that how well they are served with these MRs of this company. So and even MRs of these companies are very happy, are very good, and per head वो काफी contribute करते हैं towards the profitability of this company. So that is the core engine of Alkem which drives this company. Alkem is a leading player in the acute therapeutic segment in India. अब यहाँ पे therapeutic segment की बात करें तो दो तरीके के segment होते हैं. One is acute and other one is chronic. Acute यानी कि आपको अगर पेट दर्द हो रहा है तो you feel acute pain. तो acute pain management के लिए you have to go and eat and take that kind of medicine which treats this pain. So this is acute therapy. Other one is chronic, like if somebody has diabetes, then he knows that in morning and in night I have to eat 2 pills. So that is chronic and he has to eat it for longer time of period of time. So this company is a leading player in acute. Then the next paragraph says, then the next line says the product portfolio has been expanded to serve select fast growing chronic therapeutic areas. So now they are focusing on select fast growing chronic. They want to balance the things because acute में क्या हुआ कि COVID के समय acute therapy took a huge hit because acute में बिना OPD के बिना medical prescriptions के आपको drugs delivery नहीं हो सकती है. So OPDs were limited because of the social distancing and pandemic lockdown. तो यहाँ पे इस कंपनी को काफी नुकसान हुआ था. जबकि क्रोनिक मेडिसिन में क्या है कि आपने एक बार ओपीडी ले ली कि भाई मुझे ये मेडिसिन लाइफ टाइम खानी है, तो फिर वो उसको आपको इवन यू डोंट मीट द डॉक्टर, यू हैव टू कंटिन्यू द क्रोनिक मेडिसिन. तो क्रोनिक पे शिफ्ट करना इज लाइक रनिंग अ मैराथन एंड एक्यूट इज मोर लाइक रनिंग अ स्प्रिंट because ultimately when pain will be gone then your medicine will have to be stopped. So acute में आपको margins are high but stickiness is not there, but chronic में आपको stickiness is there. And the Alkem is interestingly focused on fast growing chronic therapies because they are not the market leaders in chronic, so they are trying to attach themselves into fast growing sub-segments of chronic therapy. Now talking about international presence, they have presence across 40 countries including Australia, Chile, Philippines and Europe and East Africa. Key financial highlight is that their revenue from operation is 8,900 crores approximately. उससे वो 1900 crores का EBITDA generate करते हैं, यानी roughly 20%, more than 20% की EBITDA margin पे ऑपरेट करते हैं, which is a good number. Their profit after tax is more than 1585 crores, which gives a margin of 16-17%, which is again a good number. This segment is key facts about Alkem. It's the 5th largest pharmaceutical company in India in terms of market shares. They have more than 15,000 employees. They are number one in anti-infective segment in India for over 15 years. So this is the USP of this company. They are number one in anti-infective and since last 15 years. वो बताता है कि इनका डेप्थ कितना है मार्केट में. They have a sales force of more than 1300 person on the field. वो international business is slightly different than domestic business क्योंकि वहाँ पे इस मोर रेगुलेटेड मार्केट है, तो वहाँ पे आपको फाइलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है. तो वहाँ पे 1100 से ज़्यादा फाइलिंग है क्रॉस वेरियस इंटरनेशनल मार्केट. They have filed total 152 ANDA यानी abbreviated new drug application. यानी कि कोई भी पेटेंट, कोई भी ड्रग ऑफ पेटेंट होता है, देन यू फाइल फॉर ANDA टू क्रिएट अ जेनेरिक वर्जन ऑफ इट. सो इनके पास 152 फाइलिंग्स है, आउट ऑफ विच दे हैव गॉट अप्रूवल फॉर 110 ANDA अप्रूव्ड इन USFDA. जिसमें से 110 में 16 हैव टेंटेटिव अप्रूवल्स. की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो दे हैव 6 USFDA अप्रूव्ड फैसिलिटी इन इंडिया एंड US. So this is the core engine. Actually, if you this company, unlike Abbott India, जो कि manufacturing नहीं करती है, they are largely a marketing company. Alkem does the manufacturing और उनके पास 6 USFDA approved facilities हैं इंडिया में, और अपनी revenue का roughly 3,000 crores they earn from
इंटरनेशनल बिजनेस। प्लांट लोकेशन आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनली दे हैव 2 plants, California and St. Louis, both in America. In India, they have plant locations generally on the western coast, Indore, Ankleshwar, Daman, Taloja and Pune, and certain portion is toward east in Sikkim, where they have 7 manufacturing plants. एंड एक जो है हिमाचल में है, बद्दी में है, जहाँ पे उन्हें डेफिनेटली एक्साइज ड्यूटी बेनिफिट मिल रहा होगा, तो उन्होंने वहाँ पे एक प्लांट डाला हुआ है। इनका R&D सेंटर पुणे में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल सेगमेंटल ब्रेकअप। सो रेवेन्यू का 65% इंडिया से आता है, 28% यूएस कंट्रीब्यूट करता है, एंड बैलेंस 6.5% कम्स फ्रॉम अदर इंटरनेशनल मार्केट। सो इंडिया एंड यूएस होल्ड्स द की फॉर दिस कंपनी। किसी भी एनुअल रिपोर्ट में चेयरमैन का मैसेज जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज ही इज द चेयरमैन इज द पर्सन हु हैज built the company generally, and he gives a very good picture of where the company is heading and which direction the company is looking towards. इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं वो है मिस्टर वासुदेव एन सिंह। ही इज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, यानी ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व है। तो इनका कहना है कि बिकॉज ऑफ बीइंग एसेंशियल सर्विसेज दे कुड कीप देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस गोइंग, but they face challenges during pandemic because of supply chain disruptions, raw material नहीं थे। फिर उन्होंने बताया कि they have entered into a partnership with Tata Memorial Hospital to set up state-of-the-art cancer care facility in Muzaffarpur, Bihar, and also establish 3 mini cancer units in adjoining cities. So this is kind of enabling local communities to better manage their cancer care, so that they don't have to travel all the way to Delhi or Mumbai for getting the proper cancer treatment. So this is kind of a CSR plus business, both are interlinked in it. So they keep doing some regular intervention in area of education and rural infrastructure. Now managing directors ka message is also important, because managing director is involved into day-to-day operation of the company. So managing director ने highlight किया कि लॉकडाउन में इनका न्यू प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन जो है वो काफ़ी सिवियरली इम्पैक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ शटडाउन्स ऑफ क्लिनिक्स, लोअर फुटफॉल एट द हॉस्पिटल ओपीडीज, एंड डेफरमेंट ऑफ सर्जरीज, बिकॉज सर्जरीज में भी इनकी बहुत सारी मेडिसिन जाती हैं, वो डेफर हो गई थी बिकॉज एवरीबॉडी वाज आस्किंग फॉर कोविड नेगेटिव टेस्ट एंड ऑल दैट, और हॉस्पिटल वाज अ प्लेस नॉट टू गो देयर। हॉस्पिटल ऐसे वॉलंटरली कोई जा नहीं रहा था, so surgery got postponed. As a result of which, India pharmaceutical market (IPM), you can remember this terminology. IPM मतलब Indian market, Indian pharmaceutical market की बार-बार आता है equity research reports में भी। तो they have registered a year-on-year decline of roughly 5% in first quarter. तो ये डिक्लाइन जो था वो फर्स्ट क्वार्टर में acute therapy में काफ़ी ज़्यादा था comparison to chronic therapy because of the OPD thing and shutdown of the clinics and all. तो इस कंपनी का सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है डोमेस्टिक सेल्स वाज कमिंग फ्रॉम एक्यूट थेरेपी सेगमेंट, तो दे वर बैडली impacted in quarter 1. But over the period, over the full year, the India business had recorded a revenue growth of 4.5% year on year. So even though in a bad year because of bad quarter initially, they could do quite well over the period. Now the MD has highlighted something where the future lies, where the focus of the company lies, and that is biosimilars. Biosimilars are basically medicines which are not chemical based. They are derived from alive things. They are derived from biology rather than chemistry. Biosimilars are biological generic version of a medicine. तो उन्होंने ये कहा कि this holds a key for the market, and जैसे जैसे life saving drugs at lower cost बनने शुरू होंगे, वैसे वैसे Alkem will focus on them. तो इन्होंने कहा कि मैंने अपने लेटर में पिछली बार लिखा था कि दे वुड बी लॉन्चिंग देयर फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इंजीन बायोसाइंसेस इन इंडिया इन 2021, और ही इज प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी दे लॉन्च्ड द ड्रग इन May 2021, which means that they have walked the talk. So that is a good thing to have, and they have a robust pipeline of biosimilars in the offing. Now he says that a longer term growth avenue for this company is there with uptake in biosimilars, which is expected to increase in the coming years. Now talking about international business, the company has filed 9 ANDA in US FDA and received 25 ANDA during the year. पहले भी कुछ फाइल किए होंगे, उसकी approvals भी आए पिछले साल। So as on 31st March 2021, they have 152 ANDAs filed with US FDA, out of which 110 they have approved. So which shows a strong pipeline of filing pending for, also they have a strong pipeline of filing pending for approvals
So there is a considerable opportunity to scale up on US in coming years. Talking about research and development costs, the company interestingly invests roughly 6% of their revenue in R&D, which is a good number in comparison to other players. This is a sizable and good number. So roughly 500 crore वो invest करते हैं compared to 4.70 billion in the previous years. R&D focus is a very good thing. That is very likable aspect of Alkem. And all of their manufacturing facilities for US market have received Establishment Inspection Report EIR, which is satisfactory होने का एक written report होता है that indicate that CGMP यानी current good manufacturing practices are in place. However, their facility in St. Louis जो अमेरिका में है वहाँ पे they had received 2 observations from US FDA during inspection conducted in June 2021. That observation has to be replied. So उन्होंने corrective and preventive action उन्होंने ले लिए हैं and they have replied to US FDA that they should be given okay on that. और इनकी एक नई फैसिलिटी इंदौर में सेटअप हो रही है, वहाँ पे उनको प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन US FDA से अवेटेड है, यानी दे हैव 6 US FDA अप्रूव्ड प्लांट, इंदौर भी हो जाएगा तो 7 हो जाएंगे और एक जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आया है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए. So these things we have to monitor over the years as an investor. Now let's look at the board profile. Mr. N. Vasudevan N. Singh, he was the co-founder. He set up this company in 1973. So he is the key person. And then Mr. Sandeep Singh is son of Vasudev N. Singh. But here let's look at the non-executive members of the company, of the board, and these are Mr. Arun Purwar, he was ex-chairman of SBI. There is a Mr. Shenoy, he is a Merck, जो कि बहुत बड़ी MNC कंपनी है फार्मा की, उसमें he was a full-time director of finance and he is a CA. He also have a CA in the form of Narendra K. Aneja. And there are 2 ladies out there on the board, and one of them was in charge of India Venture Advisor, healthcare and life science focused PE. So it shows that they have kind of a professional setup out there. और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि आप कमिटी के बारे में देखिए कि कमिटी जैसे इसमें 5 कमिटीज आर देयर, तो ऑडिट कमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट and nomination and remuneration committee is very important. So who is heading that audit committee? This blue dot, where does this lie? And this blue dot is there with Mr. Arun Kumar Purwar. He is a ex-chairman of SBI. So independent director is heading that. That is good. Then remuneration is headed by another independent director. That is okay. Now let's talk about key financial highlight of the company. यहाँ पे कंपनी के 5 सालों का ग्रोथ चार्ट दिया हुआ है. Over the year, company has grown at the rate of 12%, with India business grown at 9.5%, and international business had grown faster at 18% CAGR. So company का US business has more than doubled over last 5 years, which means that a CAGR of more than 20%. So that was driven by new product launches and market share gains in existing market. So इनके EBITDA में भी काफी significant growth हुआ है. उनका EBITDA margin has expanded by more than 4%, from 17.7% to 22%. So this was result of a saving on marketing and travel expense amidst lockdown. So this was basically lockdown के समय उनका जो marketing और travel expenses बच गया, उसके कारण कि EBITDA margin has improved और cost optimization पे भी उन्होंने focus किया. That led to EBITDA gains. Overall company की प्रॉफिट जो है वो जो 964 करोड़ थी आज से 5 साल पहले, दैट हैज ऑलमोस्ट डबल टू 1842 करोड़. प्रॉफिट का ग्रोथ जो है 16.4% का कैगर है. सो डबल इन 5 इयर्स के 16.4%. सो प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिडरेबल रेट से ग्रो कर रही है. नाउ द कंपनीज का रिटर्न ऑन नेटवर्थ हैज बीन 21%, which is good. Gross debt में the company is having 1700 crore of debt, which is not very high. Return on capital employed, which is very important ratio, they have scored 21%, which is commendable because other pharma players are unable to post this kind of ROCE number. So यहाँ पे एक interesting चीज यहाँ पे बता रहे हैं कंपनी ने overall 2017 से लेके 2020 के बीच में significant capital investment किया था towards new manufacturing facilities. उनका अपग्रेडेशन, डीबॉटलनेकिंग, ये सब पे उन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया था. R&D सेंटर सेटअप किए थे फॉर इनेबलिंग द कंपनी फॉर फ्यूचर ग्रोथ. तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेक्स इज ऑलरेडी डन. नाउ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इम्प्रूव्ड फ्री कैश फ्लो विथ ऑपरेशन गोइंग अहेड.
सो दिस इज काइंड ऑफ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थीसिस कि कंपनी का कैपेक्स हो चुका है, नाउ दे आर stated to grow without much of a capex required. So कंपनी की 1/4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटीज हैं, यानी which is basically benchmark for pollution care. So वाटर मैनेजमेंट के लिए इट्स अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री बेंचमार्क टू हैव जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटी, ZLD बोलते हैं, और ZLD बनाने में प्राज इंडस्ट्रीज इज पायोनियर. ZLD पे इन्होंने फोकस किया है बिकॉज 1/4 इज नाउ ZLD equipped. So this is a monitorable that company is going to investing for long term, क्योंकि ZLD रहता है तो इन्हें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके ऑब्जर्वेशंस नहीं आते हैं. So those business risk reduces because of zero liquid discharge facilities. आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें